मजबूत तो हुए हम, लेकिन वो कहते हैं ना, एक चीज थी कि भाई देखिए भारत हमेशा स्टैंड रखता है, कभी एक तो विस्तारवादी नीति नहीं है, दूसरा कभी किसी पर फर्स्ट अटैक भारत नहीं करेगा, तो एक नैतिक मूल्यों के साथ हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन कुछ लोग सवाल उठाने लगे कि भाई देखिए इससे भारत को बड़ा नुकसान हो रहा है, ये जो गुड बॉय वाली जो इमेज भारत लेके चलता है, इससे कहीं ना कहीं भारत को नुकसान बहुत पहुंचा। आप इसको कैसे समझते हैं? लेकिन अब देखिए गुड बॉय ठीक है, लेकिन आप वो कहते हैं ना, थोड़ा देसी अंदाज में कह देते हैं कि भाई या हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, आप छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक कहा भविष्य आपने, क्योंकि देखिए भारत की जो सोच है वो हम मैंने पहले भी कहा था कि हम बड़े धीरज धारण वाले देश हैं जी। तो आप देखिए विस्तारवादी नीति, भारत को अंग्रेजों ने 7 बार विभाजित किया, ठीक है। सन 71 का आप अगर वो दें एग्जाम्पल, तो हमने 13 दिन में ईस्ट पाकिस्तान की 13वीं कर दी, ठीक है। और 93,000 सैनिकों को जब आत्मसमर्पण किया, जब लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने जब हथियार डाले, तो उन्होंने जनरल जैकब को ये कहा था कि सब मुझे 2 घंटे और दीजिए। जनरल जैकब ने ये कहा था कि भाई आप चारों तरफ से घिर चुके हैं, हम नहीं चाहते कि ढाका में कोई खून खराबा हो जी। और आप सरेंडर कर दीजिए। उन्होंने अपने आकाओं को फोन किया, उन्होंने किसी ने टेलीफोन नहीं उठाया। उस समय जनरल नियाजी ने सर पे हाथ रख के अपने कहा कि मुझे बड़ी शर्म आती है कि मैं इस मुल्क से वाबस्ता हूं, और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पे साइन किया। रही बात अब चीन की, क्योंकि आपने चीन का संदर्भ लाया है इसमें, तो देखिए भारत ने, अगर भारत चाहता तो, क्योंकि जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था वो भारत का हिस्सा था, भारत उसको अपने अंदर मिला सकता था, वहां के लोग चाहते थे, मुक्ति वाहिनी का खुद सपोर्ट था भारत को, लेकिन भारत ने कभी इस तरह की सोच नहीं रखी। उन्होंने 13 दिन में उसको आजाद करके एक नया मुल्क बना के विश्व को दे दिया, जिससे वो पुरअमन तरीके से रहें। रही बात आप देखिए अब चाइना की, चाइना ने 1949 में तिब्बत को कहा कि हम आपको बिल्कुल शंघाई बना देंगे, और उसको उस पर कब्जा कर लिया, दलाई लामा को वहां से हटा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश को वो साउथ तिब्बत कहता है, मंगोलिया के साथ उसके डिफरेंसेस हैं, जापान के साथ उसके डिफरेंसेस हैं, और बाकी जो कंट्रीज हैं उसके साथ हैं। उइगर मुस्लिम्स की वहां जिस तरह की हालत है वो पूरी जग जाहिर है, लेकिन सबसे पहले तालिबान को अगर कोई मान्यता देता है तो वो चीन देता है। वो इसलिए देता है कि उसे मालूम था कि अगर उइगर मुस्लिम्स का मुद्दा इन्होंने उठाया तो चीन के लिए एक नासूर बन जाएगा। तो भारत ने चीन को बिल्कुल नकेल कस दी है, और उसने जिस तरह से गलवान में या तवांग में जिस तरह के इंसिडेंट हुए थे, उसने टेस्टर राउंड अपने फायर किए थे, लेकिन वो विफल रहा। रिजांगला या ईस्टर्न लद्दाख हमारा हमेशा से गढ़ रहा है, और आज मैं मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र को सैल्यूट करना चाहूंगा कि उन्होंने जो वीर अहीर पलटन थी 13 कुमाऊं, जहां उन्होंने 120 लोगों ने शहादत दी, आज भी चीन रिजांगला के नाम से कांपता है। कैलाश रेंजेस के जो ऑपरेशन थे, जो विकास पलटन ने हमारे ने किए, वो वहां चीन के छक्के छुड़ा दिए। तो भारतीय जो सेना है वो बिल्कुल बैटल हार्डन्ड आर्मी है, हमारे यहाँ लीडरशिप प्रेडोमिनेंट आर्मी है। हमारे यहाँ देखिए अभी भी जो ऑफिसर्स को ये सिखाया जाता है, पाकिस्तान आर्मी की तरह नहीं है कि साहब आप अय्याशी करिए और पूरे देश को लूट के ले जाइए। हमारे यहाँ ये ऑफिसर्स का क्रीडो है कि दी सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम, नेशन फर्स्ट। जी। द मैन यू कमांड, मतलब जिनको आप कमांड कर रहे हैं, देयर सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर कम्स नेक्स्ट, दूसरे नंबर पे वो आता है। और तीसरे स्थान पे जो ऑफिसर है, योर ओन सेफ्टी, योर ओन कंफर्ट, योर ओन सिक्योरिटी विल कम लास्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। तो जिस कैडेट को ये सब चीजें सिखाई जाएं एकेडमी में, तो यकीनन एक ऐसी आर्मी उभर के आएगी जिससे पूरा विश्व कांपेगा, और विश्व कांपता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चीन में आप देखिए कंस्क्रिप्शन है, वहां डांट डपट के लोगों को बंदूक दिखा के वहां उनको बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाता है, और उनकी हालत देखिए कैसी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चीन को ये अब समझ लेना चाहिए कि ये सदी एशिया की है, तो हम मिल के काम कर सकते हैं। अगर, क्योंकि चीन भारत को एक राइवल देखता है, तो वो ये कोशिश करता है कि भारत इस तरह से एंगेज रहे, और उसने पाकिस्तान को अपना एक वेसल स्टेट बना लिया है कि भैया ठीक है, वो एक तरह से कॉलोनी बन चुकी है चीन की, क्योंकि इतना उसने कर्जा दिया है।
तो अब पाकिस्तान और चीन को दोनों को बड़ा कड़ा संदेश है कि भारत अपने आप को सुदृढ़ कर चुका है और भारत इस तरह के कोई मिसएडवेंचर एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल, और बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट सर मुझे तो चाइना लगता है। मैं आप ही के पास आ रहा हूं दत्ता साहब। भाई देखिए, मैं तो पॉलिटिकल लिहाज से भी बात करूंगा और मैं बार बार कह रहा हूं, मैं कंपैरिजन की बात क्यों कर रहा हूं। हम ये तस्वीरें कह रही हैं, ये हम कोई प्रोपगेट नहीं कर रहे हैं। देश आज जहां खड़ा है और उसका कंपैरिजन होना चाहिए। आप ठीक है, हो गए भारत से बड़े देश आपको मान लिया जाए ताकत के तौर पर, लेकिन भारत की जो ताकत है वो तो सैनिकों का जो शौर्य है वो है। लेकिन अगर पॉलिटिकल भी बात की जाए, हमारी दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमने साबित करके दिखाया। आपने पॉलिटिकली क्या साबित किया? आप कहते हैं कि भाई हम वामपंथ या यूके कम्युनिस्ट सरकार है, ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं है। आप लेफ्ट का इंडिकेटर दे रहे हैं, लेकिन एक्सट्रीम दक्षिण पंथ की एक राजनीति आप कर रहे हैं। तो ये तो विस्तारवादी और डेट ट्रैप में जिस तरह से लोग देशों को फंसाता है माफ कीजिएगा, जिस तरह से चाइना फंसाता आया है, उसके अलावा भी सर ये तो डेमोक्रेसी तो छोड़िए, तो बड़े कंफ्यूजिंग स्टेट मुझे नजर आते हैं। एक सेकेंड, रमेश चंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए सर। ब्रिगेडियर दत्ता साहब ने बहुत एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया चाइना के लिए, भूमाफिया। बिल्कुल सर। और ये जो भूमाफिया टाइप की, उन्होंने ये भी पूरा पक्का लड़ाई में नहीं आना चाहते हैं। एक जो छोटा सा एरिया में चले जाते हैं, ज़बरदस्ती वहाँ से कुछ ये करके कैप्चर करने के लिए कोशिश करते हैं जी, क्योंकि उनके पास वो ताकत नहीं है, जो मोरल करेज नहीं है, उनका भी वो जो कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई पक्का लड़ाई करके हम कुछ एरिया हमने कब्जा कर लेंगे जी। तो उनका जो विस्तारवादी मानसिकता का साथ में ये जो भूमाफिया वाला जो एटीट्यूड है उसके साथ मिला हुआ है पाकिस्तान। और वो भी सोचता है कि वो भूमाफिया चाइना उसके साथ में है, इसलिए कश्मीर में हम कुछ भी कर लेंगे जी। और जब से 1948 से लेके आज तक कुछ ना कुछ करता ही रहता है और हमेशा हमें मुंह तोड़ जवाब देते रहते हैं और फिर मुंह लटका के फिर वापस चले जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो हम इससे हमें फ़ायदा होता है क्योंकि जितना बार वो हमें आक्रमण करते हैं हमारा शक्ति उससे बढ़ता है। दुनिया को भी देखती है कि भाई जो भारत है कमज़ोर नहीं है। 62 के बाद 67 में भी नाथुला में चाइना को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था जी। तो ये नहीं है कि हमने उसके बाद में 62 में थोड़ी सी हमारा कुछ कमियां रह गई थी, 67 में उनको सबक सिखा चुके थे जी। तब से उनको पता हो जाना चाहिए था कि भाई भारत काफ़ी शक्तिशाली हो चुका है। फिर 71 की लड़ाई उन्होंने देखा जी। फिर उसके बाद में भी जो हमारा भारतीय सेना अब देश की हमारा जो शक्ति उन्होंने बार बार देखते रहे हैं, फिर भी उन्होंने जैसे उन्होंने कहा वो बस चुपके से घुस जाओ उसमें से और सोचते हैं कि भाई इसमें से हमें कुछ एरिया कब्जा कर लेंगे, उसमें उनको कुछ हासिल होने वाला है नहीं। बिल्कुल, हाई एल्टीट्यूड पर किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है। आपने कहा कि भाई देखिए 62 की बात अलग है और उसमें भी कोई सैनिक जो है भारत का पीठ दिखाकर लौटा नहीं था, उसने शौर्य साबित किया। 67 में नाथुला पर जो कन्फ्लिक्ट हुआ उसमें भी हमने बताया। उसके बाद जो वॉर 71 की वॉर हो, भारत ने क्या कुछ किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान की हार शामिल है कि 93,000 सैनिक सरेंडर करके गए। करगिल की लड़ाई हमने लड़ी। हाई एल्टीट्यूड में किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है भारत के सैनिक जानते हैं। चाइनीज सैनिक भले इक्विपमेंट ज्यादा हो, हथियार ज्यादा हो, लेकिन उन हथियारों को आप डिप्लॉय कैसे करोगे, ये भी एक चैलेंज है। हमारा जो सैनिक है वो वॉलंटियरली ज्वाइन करता है जी, कोई जबरदस्ती नहीं है जी। वो स्वेच्छा से वो सोचता है कि मैं देश के लिए अपना सेवा दूंगा और देश के लिए मैं अपना जान भी दे सकता हूँ जी। चाइना में तो वो नहीं है, डेमोक्रेसी है नहीं, वहाँ पे ज़बरदस्ती कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ज़बरदस्ती भेज देते हैं। तो उसमें से वो जो लड़ाई करने के लिए जो मनोबल होता है उसमें है ही नहीं। ज़बरदस्ती उसको अच्छा सा बंदूक दे देने से, हथियार देने से क्या होगा जी। हथियार चलाने के लिए जो इंटरनली उसका जो क्या बोलते हैं मेंटल स्ट्रेंथ वो है नहीं, और दूसरा उनका वो अभिज्ञता भी नहीं है। आज तक चाइना किसी का साथ लड़ाई किया नहीं है, वो अभिज्ञता है नहीं। बस जो है ये चोर की तरह घुस गया कहीं एक जगह में जी। तो उनका जो प्रोफेशनलिज्म जो आर्मी में है नहीं, तो अच्छा हथियार उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, ये बात महत्वपूर्ण है। सुपर पावर बनने की दिशा में अगर चाइना को उस राह पर देखा जाता था, लेकिन देश किस तरह से स्ट्रांग बनता है दत्ता साहब, ये तो चाइना को भी सीख लेनी चाहिए भारत से।